नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पास्कल्स लॉ और फिर वो सारी चीज़ें देख ली थी। आज हम बायंसी पढ़ेंगे। व्हाट इज मीन बाय बायंसी बेटा? ये चीज़ ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई है 9th स्टैंडर्ड में। व्हाट इज बायंसी? व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड के अंदर पानी को फेंको, द फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल द फेसेस ऑफ द बॉडी। ये फ्लूइड है एज इट इज, ये पूरे सब फेस पे प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है। बट द फ्लूइड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। जैसे जैसे नीचे जाओगे, हमने ऑलरेडी डेरिवेशन देख लिया था, प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। Upward thrust at the bottom is more than the downward thrust on the top of, because the bottom is at the greater than the top. अगर मान लो यही बॉल यहाँ पे आ जाता तो यहाँ पे जो है वो फोर्स क्या लगता, काफी ज्यादा लगता। क्यों? क्योंकि क्या हो गया, इतनी उसकी डेप्थ बढ़ गई। Hence, a resultant upward force acts on the body. अब आपको पता है कि ऊपर जो है और नीचे दो फोर्स लगेगा। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा, इसलिए नेट फोर्स नीचे वाला ज्यादा लगेगा इस पे। तो हेंस बॉडी क्या करेगा, ऊपर जाएगा। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये रहा, देखो ये जरूरी है। यहाँ से डेफिनेशन, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बायंट फोर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड बायंसी। हमने अभी हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट, इस पे यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी, बट सिंस ये वाला फोर्स है वो ग्रेटर डेप्थ पे है तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। सो नेट प्रेशर ये बड़ा होगा, ये कम होगा, ये बड़ा होगा। सो हेंस बॉल ऊपर जाएगा और वो उस अपथ्रस्ट को क्या बोलते हैं, बायंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉक व्हेन इनसाइड वाटर एक्सपीरियंस एन अपवर्ड थ्रस्ट एंड कम्स टू द सरफेस। जैसे इसको अंदर डालेंगे, कॉक छोड़ दो, प्लास्टिक की बॉटल, खाली बॉटल टाइट करके पानी में डुबाना, वो ऊपर ही आ जाएगी। Similarly, while drawing water from a well, a bucket is found too much lighter when it is inside water than when it comes out. ये भी अगर आपने ट्राई किया होगा तो आइडिया होगा। वेल तो अभी आजकल है नहीं, कुआं जिसको बोलते हैं। तो शायद आपने अभी कभी मोटर चली, लाइट चली जाती है तो मोटर चालू नहीं होती और पानी हमको चाहिए, तब हम क्या करते हैं, हम नीचे से पूरा निकालते हैं बॉट, दैट इज बकेट। तो उसका जो पानी के अंदर जो बकेट होता है ना, उसमें वेट कम लगता है, बट जो ऊपर जब आ जाता है फिर आप खींचने की ट्राई करो, बहुत वेट लगता है। तो दिस इज ऑल ड्यू टू बायंसी। दिस इज ऑल ड्यू टू बायंसी। क्लियर हो गया बेटा? ये मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ गया ना? पानी के अंदर ही होगा तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है, पानी के अंदर ही है ना। मान लेते बकेट जो है ये पानी के अंदर है, ये बकेट है वो पानी के अंदर ही है। अब उसको यहाँ पे खींच रहा है तो आप ऑलरेडी उसको ऊपर खींच रहे हो और अब थ्रस्ट भी लग रहा है तो आप इजीली उसको खींच पाओगे। बट जैसे ही वो बकेट बाहर आ जाती है फिर आप उसको खींचोगे, तब क्या हो जाता है, तब हो जाता है प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि फिर उसको नीचे ग्रेविटी लगती है और हमें ऊपर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। Now the force of buoyancy acts through the center of gravity of the displaced fluid, which is called center of buoyancy. सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बायंसी बोलते हैं। क्लियर हो गया? पक्का? किसी को भी कुछ डाउट बेटा? ठीक है। अब है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। Archimedes principle. This principle was discovered by the Greek scientist Archimedes around 225 BC and it gives the magnitude of buoyant force on a body. कितना buoyant force लगेगा वो बताएगा। आया समझ में? ऐसा कहा जाता है कि भैया जो आर्किमिडीज जो बंदा था वो अपने बाथटब में बैठा था। अब बोलो सर 225 BC में बाथटब, मतलब ऐसा शेप का बाथिंग होगा उसका। तो वो बैठा था तो अपना बॉडी उसको ऊपर जाते हुए लगा, तब उसने सोचा कि भाई ऐसा हो सकता है। जैसे आइजैक न्यूटन ने भी उसके सिर पे जब एप्पल गिरा तब उसको पता चला। तब बोलो सर उससे पहले वो कभी नहाया नहीं होगा। नहाया होगा बट उसको आइडिया नहीं आया होगा। जब दिमाग में आइडिया स्ट्राइक होता है हम उसकी बात करते हैं। Archimedes principle states that when a body is partially or wholly immersed in a fluid, partially मतलब थोड़ा, और ये देखो completely, it experiences an upward thrust, उसको एक ऊपर फोर्स लगता है, which is equal to the weight of the fluid displaced by it. ये समझना, जितना वो वेट फ्लूइड का डिस्प्लेस करेगा
उतना उस पर फोर्स लगेगा। ओके, एंड इट्स अपथ्रस्ट एक्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। और अपथ्रस्ट कहां से लगता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इट स्टेट दैट व्हेन बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्स्ड इन फ्लूइड। तो ये देखो, जब ये बॉडी इसके अंदर नहीं डाली गई होती, मान लो ये वाटर यहाँ तक था, अब जैसे डाल दी है तो वाटर लेवल राइज हो गया, अब इतना वाटर उसने डिस्प्लेस किया तो उतना उसमें फोर्स लगेगा, जितना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा उतना उसमें क्या लगेगा? अपथ्रस्ट लगेगा। आ गया समझ में बेटा? प्रूफ के लिए ये डायग्राम बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बराबर है? एक क्यूब बनाना। अब एक बात समझो, ये जो पूरा क्यूब है उसके इसी लेवल पे ये है हॉरिजॉन्टल, ये एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ये भी एक। और आप बोले सर ये तो टेढ़ा बना रहे हो, अरे भाई ये मान लो बस यहाँ पे, अब ये उसके सेम लेवल पे है, तो जितना फोर्स यहाँ पे लगेगा उतना ही फोर्स यहाँ पे लगेगा, उसके कारण वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो होल एंड सोल कौन से फेस पे? दैट इज ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, सेम टू सेम। एक कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे तो यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे, मतलब उसके जो चार फेस है उस पे नहीं लगेगा, टॉप और बॉटम पे ही लगेगा। Now, as shown in figure, consider a body of height h, h height है, lying inside a liquid of density rho, rho density है, उसके अंदर वो पड़ा है, at a depth x below the free surface of the liquid, इसको free surface बोलते हैं, उससे x distance नीचे। Area of the cross section of the body is a, small a माना है उन्होंने, and the force on the sides of the body cancel out। क्यों? जो मैंने आपको बता दिया। अभी तक हमने क्या देखा कि भाई एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, एक क्यूब है जिसकी हाइट h है, वो फ्री सरफेस है x डिस्टेंस नीचे है। आ गया समझ में? क्लियर हुआ? ओके। तो अब मुझे बताओ कि भैया अपर फेस पे कितना प्रेशर लगेगा? P का फॉर्मूला क्या होता है? h रो जी, मतलब कितनी फ्री सरफेस से कितनी हाइट पे? x, x रो जी हो गया। दूसरा, नीचे वाले फेस पे कितना प्रेशर लगेगा? P2, बराबर है कितना नीचे? वो x और h नीचे इस लेवल पे, तो क्या होगा? x प्लस एच रो जी। अब मुझे एक चीज बताओ, इस पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो क्या होगा? P1 इंटू ए, P1 इंटू ए, P1 हमारे पास है x रो जी इंटू ए। इस पे प्रेशर कितना लगेगा? P2 लगेगा, तो फोर्स कितना लगेगा? P2 इंटू ए, x प्लस एच रो जी इंटू एरिया ए। अब आप ये मानते हो कि ये वाला जो फोर्स होगा F1 इज लेस देन F2, therefore net F is equal to F2 minus F1, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तो द रिजल्टिंग फोर्स F2 minus X1, क्योंकि ये बात समझो बेटा, ये बात ये समझनी है कि भाई ये जो फोर्स है F1 वो नीचे लग रहा है और F2 फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। तो नेट फोर्स कहाँ पे लगेगा? ऊपर लगेगा, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है, x प्लस एच है, देख लो ना। तो हम F2 माइनस F1 करेंगे और वो जो फोर्स डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। और वो फोर्स डिफरेंस क्या है? x प्लस एच रो जी है माइनस एक्स रो जी है, रो जी कॉमन निकाला, x प्लस एच माइनस एक्स कैंसल, तो क्या आएगा आंसर? ए एच रो जी। क्या आएगा? ए एच रो जी। u इज इक्वल टू F2 माइनस F1 दैट इज ए एच रो जी। क्लियर हुआ? पक्का? लिख लिया इतना बेटा? ठीक है। सो नेट फोर्स कितना लगा? ए एच रो जी, और उसको हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट बोलते हैं। क्लियर? बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ए इज एरिया और एच इज हाइट। देख लो बेटा यहाँ पे, ये एरिया इंटू हाइट क्या मिलेगा? वॉल्यूम। तो यू को हम क्या लिख सकते हैं? वी रो जी, और v इंटू रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है? मास। तो क्या हो जाएगा? mg, ये रो है, क्या हो जाएगा? मास। मास हो जाएगा। डन। तो अपथ्रस्ट जो है, ये देखो मास इंटू जी, ये तो आपको वेट होगा, इसलिए अपथ्रस्ट और बायंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट। वेट किसका? रो किसका है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, सो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, एंड दिस इज व्हाट इट प्रूव्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझ में आ गया बेटा? चलो जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया फिर?
डन। अब अपरेंट वेट, अपरेंट वेट मतलब आपको पता है, जैसे हमने देखा था कि अगर आप वेल के अंदर बकेट डालोगे तो बकेट का वेट कम हो जाता है, हो जाता है। तो बकेट का वेट कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपरेंट। व्हाट्सअप नहीं है, डब्ल्यू अपरेंट है, ठीक है। कितना डब्ल्यू अपरेंट, अपरेंट वेट मतलब एक्चुअल वेट नीचे लगेगा माइनस बायन फोर्स ऊपर लगेगा। तो क्या होगा, एक्चुअल वेट माइनस बायन फोर्स, एक्चुअल वेट डब्ल्यू माइनस बायन फोर्स यू। डब्ल्यू मतलब वेट किसका, ऑब्जेक्ट का ना, ये ऑब्जेक्ट का वेट, ऑब्जेक्ट का वेट नीचे लगेगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू m इंटू जी। m मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, V इंटू सिग्मा जी। मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। आप बोलोगे सर सेम वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम सेम डिस्प्लेस करेगा बट वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस चेंज होगा। V रो जी, V रो जी माइनस अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, V सिग्मा जी। अब आप इन दोनों में से V रो जी कॉमन निकालो तो यहाँ पे बचेगा 1। इसके पास रो नहीं है इसलिए रो नीचे चला जाएगा, 1 माइनस रो सिग्मा। एंड व्हाट इज V रो, V सिग्मा जी, V सिग्मा जी हमने अभी देखा वो होता है W आपका। So therefore apparent weight is equal to W into 1 minus rho by sigma. Okay, W is equal to V sigma जी, इसको एक्चुअल वेट भी बोलते हैं, ट्रू वेट भी बोलते हैं, जो भी बोलो। एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया बेटा। जैसे मैंने आपको बताया कि बकेट ऊपर खींचोगे तो उसका अपरेंट वेट कम ही होगा, तो वो कितना होता है वो इस हिसाब से कम होता है, 1 माइनस सिग्मा बाय। डन, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ तक लिखना, ये पूछा है तो ही लिखना वरना मत लिखना। नेक्स्ट कम्स लॉज ऑफ फ्लोटेशन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करेगा, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है। द लॉ ऑफ फ्लोटिंग स्टेट्स दैट अ बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी। अब देखो तीन ऑब्जेक्ट मैंने रखे हैं, एक पूरा कंप्लीटली इमर्स्ड है, एक कंप्लीटली सिंक हो चुका है, ये इमर्स्ड है, और ये पार्शियली इमर्स्ड है। वो किस पे डिपेंड करेगा, लॉ बता रहा है कि वो डिपेंड करेगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अगर वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन यू, दैट इज अप थ्रस्ट, तो W नीचे ज्यादा लग रहा है। देखो एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगेंगे, वेट लगेगा नीचे, अप थ्रस्ट लगेगा ऊपर। अगर W ज्यादा होगा तो बॉडी नीचे आ जाएगी। W और U दोनों इक्वल होंगे तो फ्लोट करेगी। एंड W इज लेस देन U, लेस देन U मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा लगेगा इसलिए वो सरफेस पे फ्लोट करेगा। लाइक प्लास्टिक बॉटल, आप पानी में डाल देते हो तो वो सरफेस पर फ्लोट करता रहता है ना, बस वही चीज है। आ गया समझ में। अब उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली, पार्टली नहीं पार्शियली और पार्टली जो भी लिखो, द फॉलोइंग टू वर्टिकल फोर्स, पहला इट्स वेट, ट्रू वेट, और दूसरा बायन फोर्स यू अपर, ऊपर, वेट नीचे और यू ऊपर। अब जैसे हमने बता दिया इतना लिख लीजिए, फिर आगे समझाता हूं। ओके, जैसे हमने देख लिया कि भाई अगर W इज ग्रेटर देन U, W मतलब उसका ट्रू वेट V सिग्मा जी, एंड अपथ्रस्ट V रो जी, V जी कैंसिल, तो सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी is greater than density of liquid. Thus a body sinks if a liquid its density is greater than that of density of the liquid. That is why an iron piece or a stone sinks in water. आयरन का टुकड़ा लो, स्टोन लो, वो गिर जाएगा क्योंकि पानी के कंपैरिजन में उसका वेट ज्यादा होता है। तो आप बोलोगे सर शिप जो बनी होती है वो आयरन से, वो क्यों सिंक नहीं होती है, आएगा आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले इतना देख लीजिए। दूसरा, इट विल फ्लोट कब, when W is equal to U, the weight of the body is just balanced by the upthrust, नीचे और ऊपर दोनों वाला फोर्स सेम लगेगा, सो नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो क्या करेगा, बॉडी फ्लोट्स फुल्ली इमर्स्ड, W इज इक्वल टू U।
W मतलब V सिग्मा जी, U मतलब V रो जी, V कैंसिल, जी कैंसिल, सिग्मा इज इक्वल टू जी नहीं आएगा यहाँ पे, रो आएगा. Thus, a drop of olive oil stands at rest anywhere in the mixture of equal quantities of water and alcohol because the density of olive oil is equal to that of the mixture. अल्कोहल और पानी का मिक्सचर करोगे, उसके अंदर ऑलिव ऑयल डालोगे तो ऑलिव ऑयल ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा. क्यों? दोनों की डेंसिटी इक्वल हो जाएगी. ठीक है. तीसरा, तीसरा पार्ट तो W इज हमने देख लिया ना. इसमें वो क्या करेगा, सिंक करेगा और वो फ्लोट करेगा. ठीक है, दो ही पार्ट है. अब फ्रैक्शनल सबमर्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी हमने यहाँ पे देखा ना बेटा. देखो, बॉडी फ्लोट कर रही है तो उसका कितना वॉल्यूम अंदर फ्लोट कर रहा है, वो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. तो उसके लिए फॉर्मूला, when the weight of the body is less than the weight of the liquid displaced, the body floats partially submerged. Weight of the body is less than weight of liquid displaced, ये क्या करेगा, सबमर्ज होगा, मतलब थोड़ा पार्ट होगा. अगर V मान लेते हैं, V is the total volume of the body and V dash is the submerged volume. हमने देखा था ना, ये कंटेनर है, लिक्विड है, उसके अंदर इतना पार्ट ही सबमर्ज्ड है, तो सिर्फ इतना पार्ट ही सबमर्ज्ड है. इसका टोटल वॉल्यूम V है और जो पार्ट सबमर्ज्ड है वो V डैश है. बट सिंस वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. फ्लोट कर रहा है मतलब क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. तभी तो वो फ्लोट कर पा रहा है ना, भले पार्शियली और फुल्ली, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो वेट ऑफ द बॉडी कितना होगा, वी रो जी बॉडी, और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस मतलब कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, वी डैश. इसकी डेंसिटी सिग्मा इंटू जी, रो जी और जी कैंसल. तो हमें v डैश बाय v फाइंड करना है, तो ये सिग्मा रो नीचे चला जाएगा. देयरफॉर v डैश बाय v इज इक्वल टू रो बाय सिग्मा. तो देयरफॉर v डैश इज इक्वल टू v सिग्मा बाय रो. ओके, क्लियर हो गया. फॉर्मूला शायद काम आ सकता है. अब उसके रिलेटेड थोड़े प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं. सबसे पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, क्यों शिप जो आयरन से और स्टील से बनी हुई है फिर फ्लोट करती है. द शिप इज मेड अप ऑफ स्टील 8 times denser than water, but its interior is made up of hollow. ऐसे देखो, ये पूरा अंदर तो खाली होगा, जिसके कारण उसको क्या मिलेगा, कॉनकेव शेप. समझ में आया. इट कैन डिस्प्लेस मच मोर वाटर देन इट्स ओन वेट. अब सिंस वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो उसका वेट ऑफ द शिप नीचे होगा, बट उसके कंपैरिजन में डिस्प्लेस वाटर काफी ज्यादा होता है. ओके, तो क्या बोला है, इट कैन डिस्प्लेस मच मोर वाटर, मतलब अपथ्रस्ट बहुत ज्यादा है. तो वेट ऑफ द लिक्विड कम, वेट ऑफ द लिक्विड क्या, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम हो जाएगा और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस वो ज्यादा हो जाएगा. क्योंकि सिंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, शिप बहुत बड़ी है बट उसका वॉल्यूम ऐसा है कि वो क्या करेगा, फैल जाएगा. फैल जाएगा इसलिए बहुत सारा वाटर को डिस्प्लेस कर सकता है. डिस्प्लेस कर सकता है मतलब अब थ्रस्ट ज्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू डब्ल्यू. तो अब थ्रस्ट ज्यादा लगेगा इसलिए शिप क्या करेगी, फ्लोट करेगी. सो द शिप फ्लोट कैन कैरी अ लॉट ऑफ कार्गो. इसी कारण भर भर के वो कार्गोस को लेके जा सकता है. क्लियर हुआ. नेक्स्ट, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर. ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे. आइस भी फ्लोट करेगा पानी में, आपने देखा, ये तो सबने देखा होगा. दोनों पानी से ही बने हुए, बट वो डेंसिटी ऑफ आइस है वो काफी कम होती है. नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी इज स्लाइटली मोर डेंसर देन वाटर. हमारी बॉडी वाटर की डेंसिटी से थोड़ी ज्यादा डेंस होती है, इसके लिए वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा. फ्लोट करेगा नहीं, अंदर चला जाएगा. हमारी डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा, मतलब अंदर चला जाएगा. हेंस एन इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब हैज लो वेट एंड लार्ज वॉल्यूम एंड इंक्रीज द अपथ्रस्ट. ये देखो, एक छोटी बच्ची है, वो क्या कर रही है, अभी स्विमिंग नहीं आती है, तो वो ट्यूब के अंदर है. अब इसका वेट, इस बच्ची का वेट पानी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, नीचे चली जानी चाहिए, बट वो जो ट्यूब है उसको बचा रही. It helps a person to float. Next, a person can swim in sea water more easily than in river water.
द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ रिवर वाटर, सो इट एक्सर्ट्स ग्रेटर अपथ्रस्ट। ये है ना, ये एक सी है, कौन सा सी है पता है? डेड सी और ब्लैक सी, जिसके अंदर इधर डेंसिटी ऑफ वाटर देखो, ये बंदा ऐसे ही बुक रीड कर रहा है नीचे, इसलिए मैंने वो फोटो दिखाया है, वरना आप बोलोगे सर ये तो जमीन पे लेटा हुआ है, देखो नीचे जगह है दोनों के बीच में, वरना तो शैडो बनता ही नहीं। देखो मतलब विदाउट सपोर्ट ही इज फ्लोटिंग। क्यों? क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन ह्यूमन बॉडी डेंसिटी। इसके कारण क्या होगा? ह्यूमन बॉडी है वो फ्लोट करती रहेगी। एंड लास्ट, द एवरेज डेंसिटी ऑफ फिश इज स्लाइटली ग्रेटर देन वाटर। डेंसिटी ऑफ फिश इज भी ग्रेटर देन वाटर। फिर क्यों वो पानी में पड़ी रहती है? बाय मींस ऑफ एन एनाटॉमिकल अटैचमेंट कॉल्ड स्विम ब्लैडर। इसके कारण होल साइज इट कैन एडजस्ट द फिश एंड इज एबल टू स्विम विद इज। अब बोलो सर ये स्विम ब्लैडर क्या है? तो ये आपको एनाटॉमी ऑफ फिश आएगा तब पढ़िएगा। उसी के कारण फिश अपने आप को इजीली अरेंज करके वो फ्लोट कर सकती है। ये थे उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, लिख लिया सब लोगों ने? डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है? ना बोलो सर पेंटिंग करने बैठ गया। अब आएगा विस्कोसिटी, मोस्ट आईएमपी टॉपिक। सो विस्कोसिटी पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि भैया फ्रिक्शन जो होती है वो सरफेस पे लगती है, दैट इज सॉलिड ऑब्जेक्ट पे लगती है, तो क्या वही फ्रिक्शन आपको नहीं लगता फ्लूइड्स में भी लगेगी? लगेगी। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब रिवर फ्लो करती है, रिवर फ्लो, तब आपने देखा होगा कि उसके जो नीचे वाला, क्योंकि रिवर की हाइट होगी कुछ, तो उसका जो नीचे का सरफेस होता है वो इतना मूव नहीं करता है। तो लोग सर क्या बोल रहे हो, सिर्फ अपर सरफेस ही मूव करता है। ठीक है, क्यों अपर सरफेस मूव करता है? बिकॉज नीचे का सरफेस है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, जिसके कारण वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है और उसके कारण नीचे वाला सरफेस इतना मूव नहीं करता है, इसलिए जो पत्थर और वो सब होते हैं वो नीचे ऐसे ही पड़े रहते हैं। हाँ, बट अगर ऊपर से ही वाटर का फोर्स ज्यादा है तो वो पत्थर सारे मूव होंगे, बट नॉर्मल केस में ऐसे नहीं होगा। तो ये हमको भी पता है, फ्रिक्शन लग रहा है इसलिए तो हम बैठे हैं या खड़े होते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो हम गिर जाते हैं। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें जो फ्रिक्शन है उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वही सेम टू सेम कोर्स यहाँ पे वही है। Viscosity is the property of fluid by virtue of which an internal force of friction come into play when fluid is in motion. जब फ्लूइड कभी मूव करता है तो आपको पता नहीं होगा वो लेयर में मूव करता है। अब क्या होगा, इसमें इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। एक आगे बढ़ रहा है, मान लो हम इसकी और इसकी बात करें तो ये पीछे खींचने की ट्राई करेगा, एंड विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स है। दो लेयर्स के बीच में, डिफरेंट लेयर्स के बीच में वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, पीछे खींच रहा है, इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स। और जो हमेशा सरफेस के कैसे लगता है? टेंजेंशियल एंड एक्ट टेंजेंशियली ऑन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इन मोशन एंड टेंड्स टू डिस्ट्रॉय मोशन। अब मान लो ये फ्लूइड आगे बढ़ रहा है तो विस्कस फोर्स हमेशा कहां पे लगेगा? पीछे, टेंजेंशियली हमेशा पीछे, ताकि उसको आगे जाने से रोकेगा। विस्कोसिटी फ्रिक्शन का भाई ही है। फ्रिक्शन मतलब मोशन को रोकना, विस्कोसिटी भी मोशन को रोकना, बट किसके? फ्लूइड के। अब कॉज ऑफ विस्कोसिटी, कंसीडर अ लिक्विड मूविंग स्लोली एंड स्टेडीली ओवर अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये फिक्स सरफेस है, उसमें वो मूव कर रहा है। ईच लेयर मूव्स पैरेलल टू द फिक्स्ड सरफेस। हर एक लेयर है वो फिक्स सरफेस से पैरेलल मूव कर रही है। एंड द लेयर इन कांटेक्ट विद द फिक्स सरफेस, ये देख लो इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। उसके कंपैरिजन में इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा, इससे थोड़ी ज्यादा, बट इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी कम, इन दोनों कंपैरिजन में नीचे वाले की कम। एंड द वेलोसिटी ऑफ द एवरी अदर लेयर इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अपवर्ड। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसलिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी होगी? जो सरफेस वाला होगा उसकी, एज शोन बाय द एरोज इंक्रीजिंग इन द लेंथ। समझ में आया? पक्का? जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। क्लियर हुआ? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लिख लिया बेटा?
सी कंसिडर एनी टू एडजेसेंट लेयर्स, कोई भी ये दो एडजेसेंट लेयर, पहली लेयर ये ले लो, दूसरी लेयर ये ले लो, दो लेयर्स के बीच में। तो अपर फास्ट मूविंग लेयर, ऊपर वाली लेयर तो फास्ट मूविंग होगी, ए टेंड्स टू एक्सेलरेट, वो सिंस वो नीचे के साथ जुड़ी हुई है तो वो उसको भी आगे लेके जाने की ट्राई करेगी। ओके, वाइल द स्लो मूविंग, ये जो बी है वो हमेशा ए को क्या करेगी, पीछे खींचने की ट्राई करेगी। एज अ रिजल्ट अ बैकवर्ड ड्रैगिंग टेंजेंशियल फोर्स एफ, बैकवर्ड फोर्स एफ लग रहा है, कॉल्ड विस्कस ड्रैग्स कम्स इनटू प्ले व्हिच टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन। जैसे अगर नीचे वाला बंदा और ऊपर वाला बंदा दोनों कनेक्टेड है तो ये वाला बंदा जो ऊपर आगे बढ़ रहा है तो वो नीचे वाले को आगे बढ़ाने की ट्राई करेगा, बट होता क्या है, नीचे वाला पीछे जाता है। क्यों? बिकॉज ये वाला जो बंदा है वो स्टॉप है तो इसको आगे जाने से रोकेगा, बैकवर्ड फोर्स डालेगा। सेम टू सेम ये इसको आगे जाने से रोकेगा, बैकवर्ड फोर्स डालेगा। सेम टू सेम ये इसको आगे जाने से रोकेगा, बैकवर्ड। सेम टू सेम ये इसको आगे जाने से रोकेगा, बैकवर्ड फोर्स, और उसको हम बोलते हैं विस्कस ड्रैग। And to maintain the motion an external force has to be applied to overcome the backward viscous force। इसलिए जैसे फ्रिक्शन में ओवरकम करने के लिए हम पीछे से एक फोर्स डालते हैं तो इससे को भी ओवरकम करने के लिए एक बैकवर्ड विस्कस फोर्स डालना पड़ेगा जिससे फ्लूइड आगे जा सके। वरना बहुत बार ऐसा होता है कि भाई लेक में आप जैसे देखते हो फ्लूइड लिक्विड पड़ा ही रहता है, वाटर पड़ा ही रहता है, बट जब नया पानी आता है तब वो आगे वापस और बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। समझे बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आप नॉर्मल किसी भी आप चीज को देखोगे, ठीक है, जैसे ये इतना बड़ा अपना वो है, पाइप है, ठीक है। अब उसके अंदर अगर पानी यहां तक फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये जो है वो किसके साथ कांटेक्ट में है, ये सरफेस के साथ, तो ये मूव नहीं होगा, सबसे ज्यादा पानी यही ऊपर वाला जाएगा। इसलिए तो पानी मूव होता है, फिर भी है ना, जब आप उसको साफ करने जाते हो तो यहाँ पे कचरा पड़ा रहता है, यहाँ पे कचरा पड़ा रहता है। क्यों कचरा पड़ा रहता है? बिकॉज ये वाला पार्ट मूव नहीं हो पाता, वरना मूव हो पाता तो कचरे को भी आगे लेके जाता ना। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ विस्कोसिटी। फर्स्ट एग्जांपल्स है, सबसे पहला है व्हेन वी स्टर अ लिक्विड कंटेंट इन अ बीकर विद अ ग्लास रोड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग इन कोएक्सियल सिलिंड्रिकल लेयर्स एज इन शोन इन फिगर। आप उसको स्टर करोगे, स्टर मतलब घुमाना स्टार्ट करोगे तो अंदर वर्लपूल जैसा बन जाता है, राइट? When we stop stirring, the speed of different layer gradually decreases and finally the water comes to rest, showing that the internal force come into play which destroy the relative motion between the different layers। अब ये आप घुमा रहे हो तो सब लेयर्स हैं, क्योंकि मोशन ऐसे अगर आगे घुमाते, अब देखो इस डायरेक्शन में घुमाते तो लेयर्स ऐसे होती, इस डायरेक्शन में घुमा रहे हो तो लेयर्स सारी ऐसी है। समझ रहे हो? अब लेयर्स ऐसी है तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण आप घुमाओगे तो आपको पता है धीरे धीरे पहले बाहर वाला जो पार्ट है वो स्टॉप होगा, फिर ये स्टॉप, फिर ये स्टॉप, फिर अंदर वाला स्टॉप होगा, यही है। When we swim in a pool of water we exercise some resistance to our motion। हम आगे बढ़ते हैं फिर भी हमें पीछे एक फोर्स लगता ही है, इसलिए तो हाथ चलाते रहते हैं। दिस ऑन अकाउंट ऑफ विस्कस फोर्स ऑफ वाटर। फोर्स भी एक फ्लूइड है इसलिए वो भी क्या लगाएगा, विस्कोसिटी लगाएगा। नेक्स्ट, if we pour water and honey in separate funnels, water comes out readily from the hole in the funnel while the honey trickles down drop by drop very slowly। देखो तीन एग्जांपल, पहला एग्जांपल वाटर का, दूसरा एग्जांपल ऑयल का, और तीसरा एग्जांपल हनी का। सेम लगा रहे हो तो पानी बहुत सारा आ गया सेम टाइम में, ऑयल कम गिरा, पानी इतना है ऑयल कम है, और हनी तो कुछ है ही नहीं, बहुत कम गिरा। दिस इज बिकॉज हनी इज मच मोर विस्कस देन वाटर। गाढ़ा जिसको बोल सकते हैं, गाढ़ा, बहुत ही डेंस। द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर ऑफ हनी स्ट्रांगली अपोज, वाटर के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा हनी की होती है। नेक्स्ट, द क्लाउड पार्टिकल्स फॉल डाउन वेरी स्लोली इन अकाउंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड हेंस सीन फ्लोटिंग इन द स्काई। क्लाउड पार्टिकल्स मतलब रेन और ये सब होती है ना, रेन ड्रॉप्स भी नीचे आते हैं, क्लाउड के छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं नीचे, तो एयर ऊपर उसको खींचने की ट्राई करेगा, विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, इसलिए वो धीरे 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 आते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो फैल भी जाता है, इसलिए जब बारिश गिरती है तो छोटी सी हल्की सी बूंदे हमारे यहाँ पे गिरती है, बाकी तो ऑलमोस्ट बह जाती है। लास्ट, वी कैन वॉक फास्ट इन एयर बट नॉट इन वाटर, ये तो सबको पता है। एयर का मतलब जमीन पे,
पानी के कंपेरिजन में। पानी में स्विमिंग पूल में चलने की ट्राई करना, भले ही इतना पानी क्यों ना हो, और आप पूरी बॉडी में से, ये मान लो ये पूरा स्विमिंग पूल है, ये आपकी बॉडी है, सिर्फ इतना ही भाग आपका अंदर है, फिर भी चलने की ट्राई करना और हवा में चलने की ट्राई करना। दिस इज बिकॉज विस्कस फोर्स ऑफ एयर इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर, इसलिए वो इजीली मूव कर सकता है समझ में। तो विस्कोसिटी का जो कोफिशिएंट है उसका डेरिवेशन मोस्ट आईएमपी, ठीक है। एज शोन इन फिगर, सपोज अ लिक्विड इज फ्लोइंग स्टेरिली इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लेयर्स, है पैरेलल लेयर्स के फॉर्मेट में आगे, क्योंकि हमने अभी देखा पैरेलल लेयर्स के फॉर्मेट में। फिक्स्ड सरफेस से ये पी वाला जो है वो एक्स डिस्टेंस दूर है, पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस डी एक्स, तो ऊपर कितना होगा एक्स प्लस डी। अब पी वाला है उसकी वेलोसिटी v है, तो क्यू वाले की वेलोसिटी, पी वाले वेलोसिटी से कंपैरिजन में क्यू वाले की वेलोसिटी ज्यादा ही होगी। कितनी ज्यादा होगी? छोटी सी, क्योंकि उनके बीच में गैप भी छोटा है, तो v प्लस डेल v। दोनों का एरिया सेम है, मान लेते हैं a। अब इन दोनों के बीच में फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कहां पे लगेगा? पीछे। समझ में आया? कंसिडर टू लेट्स p एंड q, जो कहां पे x and x plus dx फ्रॉम द सॉलिड सरफेस एंड मूविंग विद द वेलोसिटी v and v plus del v। p वाला है v के साथ, q वाला है v plus del v के साथ। dv by dx, dv by dx is the rate of change of velocity with the distance। टाइम नहीं है, dv by dt नहीं है बेटा, dv by dx है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, हम ऊपर ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी चेंज होती है। And then dv by dx is the rate of change of velocity with distance in the direction of, जैसे ऊपर जाओगे, in the direction of increasing distance and is called velocity gradient। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे dv by dx क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, dx भी बढ़ता जाएगा। इतना क्लियर हो गया बेटा? पक्का? ओके। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी F कहां पे एक्ट करता है? टेंजेंशियली टू द लेयर। आपने डायग्राम में भी देखा होगा, देखो टेंजेंशियल है टू द लेयर। और वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर इन कांटेक्ट। जितना ज्यादा एरिया तो उतना ज्यादा फोर्स, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। वेलोसिटी मतलब जैसे जैसे ऊपर जाओगे डिस्टेंस के साथ, तो उससे हिसाब से आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv by dx। इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A dv by dx। क्लियर हो गया? और प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला माइनस एटा, एटा बोलते हैं इसको, ए डीवी बाई डी। ठीक है। अब बोलोगे नेगेटिव क्यों है, तो सबसे पहले समझते हैं एटा क्या है। एटा इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड, और इट डिपेंड्स ऑन किस पे? नेचर ऑफ लिक्विड, एंड वो बताएगा विस्कोसिटी कितनी है। लिक्विड जैसे चेंज होगा एटा चेंज होगा। अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन शोज द विस्कस फोर्स एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डीवी बाई डीएक्स मतलब क्या? वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है बेटा, चेक कर लो। ये रहा वेलोसिटी इस, फोर्स इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो वहां पे हमें कौन सी साइन लगानी पड़ेगी? नेगेटिव। ओके। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ एरिया 1 है और dv by dx 1 है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? एटा। अब बोलो सर माइनस नहीं लगा, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकली, देखो है ना, दैट इज मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल। Hence, coefficient of viscosity of liquid उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? As the tangential viscous force required, tangential force required to maintain a unit velocity gradient क्या होना चाहिए? Unit between its two parallel layers each of unit area। मतलब दो लेयर्स जो यूनिट एरिया की है उनके बीच में यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट मेंटेन करना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? और तब जब फोर्स लगेगा उसको हम बोल देंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बराबर है, ये उसकी डेफिनेशन है। समझे तो सही ना बेटा? ये दो लेयर्स हैं, उसके बीच में dv बाई dx होगा, वो भी 1, और इसका एरिया भी 1, तब हम क्या बोल सकते हैं? F इज इक्वल टू एटा। क्लियर हो गया? पक्का? ओके। एटा का फॉर्मूला क्या निकलेगा? F बाई ए dv बाई डी। हाँ सर dx बाई डी माइनस कहाँ गया? नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बता रही है, एटा एक कोएफिशिएंट है उसकी तो जरूर नहीं है। तो एटा इज इक्वल टू F बाई dx बाई dv। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका ml माइनस 1 t माइनस 1। F is equal to minus eta
F इज इक्वल टू माइनस एटा ए dv बाय dx। एटा फाइंड करना तो x ऊपर जाएगा a नीचे आएगा। देखो x ऊपर गया a नीचे आएगा और v उसके ऑब्वियस ही बात है फोर्स एरिया dx और dv सब के। और यहाँ से ही देख लो ना डायमेंशन फॉर्मूला m का kg, l का पर मीटर पर सेकंड और cgs में ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके और इसको हम बोलते हैं पॉइस। क्या बोलते हैं? पॉइस। पॉय पॉय ठीक है। 1 डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसको हम पॉइस बोलते हैं। सो SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सबसे पहले CGS देखते हैं। SI नहीं CGS क्या होगा? अब देखो फोर्स है मतलब डायन अपॉन एरिया है dx बाय dv है। सब कुछ इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा है ये फोर्स के यूनिट के फॉर्मेट में और ये ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड के फॉर्मेट में। और ये जो यूनिट है डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड उसे हम कहते हैं पॉइस। बराबर है। एक पॉइस मतलब इतना। The coefficient of viscosity of liquid is said to be 1 poise curve if tangential force of 1 Newton per centimeter square of the surface is required to maintain a relative velocity of कितना 1 centimeter per second between the two layers of the liquid 1 centimeter apart। 1 Newton per centimeter square बराबर 1 Newton per centimeter square। 1 Newton per centimeter square जो जिसकी वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड हो और डिस्टेंस हो 1 सेंटीमीटर उसको हम बोलेंगे 1 पॉइस। ओके और ऐसा यूनिट को हम बोलेंगे डेकापॉइस और पॉइजली। डेकापॉइस और पॉइजली ठीक है। 1 पॉइजली क्या होगा? तो यहाँ पे डायन की जगह पे न्यूटन, सेकंड एज इट इज सेंटीमीटर की जगह पे मीटर स्क्वायर। ओके कब हम 1 पॉइजली बोलेंगे? जब टेंजेंशियल फोर्स 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का होगा और रिलेटिव वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड की और 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट होगा तो हम 1 पॉइजली बोलेंगे। क्लियर हुआ? डन। प्लीज ये याद रखना बहुत बार एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट और उसका डायमेंशनल फार्मूला भी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये आपने इवन चैप्टर 2 में भी देखा होगा। लिख लिया बेटा? ओके और रिलेशन बिटवीन जैसे हमने बोला कि भाई हाँ ये बता दूं मैं आपको डेकापॉइस का मतलब पता इनटू 10 तो पॉइजली इज इक्वल टू 1 डेकापॉइस कैसे होता है मैं बताता हूँ। 1 पॉइजली मतलब 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन मतलब 10⁵ सेकंड मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 का पावर स्क्वायर सेंटीमीटर पर पावर -2 है नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 10 पॉइस। कितना आएगा 10 पॉइस। तो 1 डेकापॉइस इज इक्वल टू 10 पॉइस और 1 पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइस। ठीक है। उसके अलावा थोड़े बहुत फॉर योर नॉलेज विस्कोसिटी इज लाइक फ्रिक्शन एंड कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। फ्रिक्शन की तरह ही है रोकेगा अपोज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? हीट एनर्जी में। नो फ्लूइड हैज जीरो विस्कोसिटी। प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा सरफेस नहीं है जिसका फ्रिक्शन जीरो हो। तो प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं है जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो। थिन लिक्विड्स लाइक वाटर अल्कोहल एक्सेट्रा आर लेस विस्कस देन थिक लिक्विड्स लाइक कोल टार ब्लड। कोल टार मतलब जिससे वो रोड नहीं बनता डामर जिसको बोलते हैं वो, हनी ग्लिसरीन एक्सेट्रा। Unlike solids, the strain in a flowing liquid increases with time continuously. So for solids with elastic modulus of rigidity, the shearing stress is proportional to shear strain, while for fluids, ये देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सॉलिड में स्ट्रेन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है बट फ्लूइड में लिक्विड में स्ट्रेन क्या होगा? इंक्रीज विद टाइम। सो फॉर सॉलिड्स विद इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी the shearing stress is proportional to shear strain। ये हमने देखा था यंग्स मॉड्यूलर कौन सा एक्सपेरिमेंट हमने देखा था नाम भूल गया मैं। बराबर है। strain is directly proportional to stress is directly proportional to strain। हाँ while for fluids it is proportional to the time rate। fluid किसके? time rate of change of stress और strain। टाइम रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के साथ स्ट्रेन चेंज होता जाएगा। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड कैन बी डिफाइंड एज viscosity is defined as shearing stress to the strain rate। stress by strain नहीं, stress by strain rate। ओके ये याद रखना एमसीक्यू में बहुत आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है और इसमें से पीछे वाला पार्ट कट है सरफेस टेंशन और वो सब बट है अभी इसमें 2-3 लेक्चर और जाएंगे तब तक हो जाएगा। ठीक है टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।